नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। पहला आर्टिकल है फेस्टरिंग क्राइसिस इन पाक स्टेट। ये जो पाक स्टेट है आपकी, अगर पाक स्टेट का मैं नक्शा बनाऊं तो ये रहा इंडिया, इधर श्रीलंका, तो इसके बीच में आपकी पाक स्टेट है। तो पाक स्टेट के पास अक्सर कर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक और फिशरमैन की यहाँ पे हत्या हो गई। एक ट्राले में 3 फिशरमैन थे, वो ट्राला एक श्रीलंकन नेवी से टकरा गया। एक फिशरमैन की मृत्यु हो गई जिसका नाम था राजकिरण, बाकी दोनों लोगों को श्रीलंकन नेवी ने बंदी बना लिया। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज अक्सर कर होती रहती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में फिर से यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल छपा है कि भाई ये जो फिशरमैन को लेके पॉलिटिक्स है, क्या श्रीलंकन तमिल्स के साथ हो रहा है, किस हद तक इंडियन तमिल्स श्रीलंकन तमिल्स, मतलब ये जो इंडियन तमिल फिशरमैन है वो श्रीलंकन तमिल फिशरमैन के लाइवलीहुड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। श्रीलंकन नेवी का यहाँ पे क्या बोलना है, हमारी सरकार का क्या बोलना है, ये सब बातें हैं। ये जो दुर्गा पूजा वाला आर्टिकल है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा वाले वायलेंस की बात मैं पहले आपसे कर चुका हूं। फिर यहाँ पे जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश हुआ था। अब इसमें इंडिया को काफी पीछे रखा गया था, 116 कंट्री में से 101 कंट्री पे था इंडिया। तो भारत सरकार ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को कंटेस्ट किया था। भारत सरकार ने बोला था ये फाइंडिंग सही नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ये बता रहा है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये सही हैं। ओवरऑल ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के आधार पर, ये POU डाटा मतलब प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट डाटा के आधार पर जो रिपोर्ट निकाली गई है ये बिल्कुल सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया में बहुत गड़बड़ा गया है। क्यों गड़बड़ा गया है इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हो, इस आर्टिकल को देखेंगे। कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर एक आर्टिकल है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की नॉर्मलसी के लिए अमित शाह जी फिर से गए थे JNK। तो एक बार तो गए थे 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था। एक बार अब गए हैं। तो क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है कश्मीर के अंदर, उसके बारे में बातचीत की गई है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ BJP एंड अदर्स। इस आर्टिकल को देखेंगे। एक और आर्टिकल दिया एंड द इम्पासे। ये बड़ा ही जनरल किस्म का आर्टिकल है। आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड दिया फॉर्म लॉस के ऊपर, अब इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ बोलना है कि ठीक है भाई, आपके पास राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके प्रोटेस्ट से दूसरों के राइट्स नहीं इफेक्ट होने चाहिए। तो अगर आप चक्का जाम रोड बंद करके बैठे हो और बाकी लोगों की मूवमेंट ब्लॉक हो गई तो उनके भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो इस पूरे कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार की हैंडलिंग क्यों गलत पड़ रही है और ओवरऑल इस इम्पासे को खत्म करने की जरूरत है। ये जो फार्मर्स वगैरह है ना, जो कह रहे हैं कि MSP को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, फार्म लॉस को बिल्कुल ही बंद कर दो, हटा दो, लेकिन केंद्र की सरकार इसको मानने पर राजी नहीं हो रही है। तो एक प्रकार का इम्पासे आ गया। इस इम्पासे को खत्म करने की जरूरत है, बट खत्म करने का कोई स्पेसिफिक तरीका यहाँ नहीं बताया गया। तरीका बताओगे भी कैसे? ये जो पर्टिकुलर इशू है ये इतना सेंसिटिव है और इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि पेचीदा है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो बस एक जनरल टर्म्स में इशू को बता दिया है और ये बता दिया है कि भाई इसको खत्म करना जरूरी है, बट कैसे खत्म होगा इसके बारे में कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो इस एक आर्टिकल को देखेंगे। तो 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं अपने। हमें नावेद खान ने ज्वाइन किया है। नावेद खान का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक नावेद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हर्षवर्धन कौशिक ने हमको ज्वाइन किया है। उज्जवल राठी ने हमको ज्वाइन किया है। कौशिक मित्रा ने हमको ज्वाइन किया है। आलोक पांडे ने हमको ज्वाइन किया है। प्रज्वल हलमारे ने हमको ज्वाइन किया। प्रज्वल का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक प्रज्वल हलमारे। करण सोनी ने हमको ज्वाइन किया। प्रिंस चक्रवर्ती ने हमको ज्वाइन किया। प्रिंस चक्रवर्ती का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक प्रिंस चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आशीष संधू ने हमको ज्वाइन किया। आशीष संधू का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक आशीष संधू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आशीष संधू 3rd मंथ एज ए मेंबर, प्रिंस चक्रवर्ती 4th मंथ एज ए मेंबर, करण सोनी, प्रज्वल हलमारे 2nd मंथ एज ए मेंबर, आलोक पांडे, कौशिक मित्रा, उज्जवल राठी, हर्षवर्धन कौशिक एंड नावेद खान 3rd मंथ एज ए मेंबर। मैं जानता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि सर कि पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियोस थोड़ी धीमी पड़ गई हैं। जी हाँ, मेरी वीडियोस थोड़ी धीमी पड़ी हैं दोस्तों। क्या है ना कि पिछले 4-5 महीनों से जो चैनल पे काम करने की मेरी स्पीड रही है वो बहुत ज़्यादा तेज रही है। तो उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट आया है मेरे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक गैप सा ले रहा हूँ। जल्दी ही मैं
वीडियोस को स्पीड में लाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज मैंने टारगेट बनाया कि कम से कम 30-40 मिनट की 2 वीडियो शाम तक आपको स्पेक्ट्रम मीडियल हिस्ट्री की दे दूं। मेरे टारगेट पे मीडियल हिस्ट्री है, खत्म हो जाएगी लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस आती रहें। बाकी विनीत सर तो आपके लिए वीडियो लेके आ ही रहे हैं। शुरुआत करते हैं एंड द इम्पासेज। ये वही फार्म लॉस के रिस्पेक्ट में आर्टिकल बताया गया। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि भाई केवल रोड ब्लॉक करने से इश्यू सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सर सुप्रीम कोर्ट के ये बोल देने से कि रोड ब्लॉक करने से आपका जो मतलब मूव करने वाले लोग हैं जो कि उस रोड का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार की बातों से कुछ सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। सॉर्ट आउट कैसे होगा, उसके लिए स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोलॉन्ग इम्पासे हो गया है इतने लंबे समय से, फॉर्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। धरना प्रदर्शन वाले पब्लिक रोड ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते हैं पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। 72 अलग अलग तरीके की पिटीशन, जाने कितने ही केसेस फाइल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इससे चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट में आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। फार्म लॉस के प्रोटेस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी जो बनाई गई, उस कमिटी ने इस फार्म लॉस को लेके क्या रिकमेंडेशन दिए, वो रिकमेंडेशन अभी दुनिया के सामने नहीं आए। हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है सॉल्यूशन ढूंढने की। तो सॉल्यूशन लेने की राह पे अगर कोई स्टेप होता है, कोई कंक्रीट फाइंडिंग होती है, वो सामने नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी जब इतने लंबा समय हो चुका है, अपना रिपोर्ट वो पब्लिश कर चुकी है, और कमेटी का जो हेड था वो तक इस बात को अनाउंस कर चुका है कि हमने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, उसके बावजूद उस रिपोर्ट को फाइनली सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, एक बात ये बोली जा रही। प्लस सुप्रीम कोर्ट का स्टांस यहां थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो किस तरीके किस तरफ है, वो गवर्नमेंट की तरफ है पूरी तरह से, या पूरी तरीके से फार्मर्स की तरफ है, ये भी नहीं हो पा रहा है। और इसके बीच में हम लोग को कुछ बहुत आप कह सकते हो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस देखने को मिले हैं। जैसे कि रिपब्लिक डे वाले दिन दिल्ली में ये फार्मर्स ने कैसा प्रोटेस्ट किया था, ये तो देखो हमको याद ही है। वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उससे तो इंटरनेशनल इमेज इंडिया की खराब होती है। तो बेसिकली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है दो कॉम्पीटिंग राइट्स के बीच में। एक तरफ है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ है राइट टू फ्री मूवमेंट ऑफ पब्लिक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है यहाँ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कि ओवरऑल अगर फार्म लॉस प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की बात आ जाए और आपको कुछ भी लिखना है, तो यहाँ पे एक चीज लिख देना कि फार्मर्स का फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट और लोगों का राइट टू फ्री मूवमेंट ऑफ पब्लिक, इन दोनों के बीच में एक कंट्रास्ट स्थापित करने की सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का स्टांस बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके आंसर को भी अलग अलग डायमेंशंस मिलेंगे। प्लस इस डेडलॉक को तोड़ने की कोई खास कोशिश नहीं हो रही है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। जो फार्मर्स है वो अड़े पड़े हैं। फार्मर्स चाहते हैं कि सबसे पहले तुम फार्म लॉस को हटा दो तीनों, ठीक है भाई। उसके बाद फार्मर्स पता है क्या चाह रहे हैं, दे आर वांटिंग स्टैट्यूटरी वैलिडेशन फॉर द क्लेम दैट द एमएसपी रिजीम विल नॉट कम टू एन एंड। अब ये चीज बहुत गड़बड़ है। देखिए, हर चीज एक कॉमर्शियल बेसिस पे काम करती है। आप अनलिमिटेड बेसिस पे सब्सिडी और फ्री में पैसा नहीं बांट सकते हो। इस बेसिस पे तो सरकारी एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ा दो, इस बेसिस पे सरकारी एम्प्लॉय बोलेगा कि कोई कंपनी बंद ही ना करो। ऐसे तो एयर इंडिया को कभी आप डाइवर्स्ट ही नहीं कर पाओगे। एयर इंडिया के सारे एम्प्लॉयज बोलेंगे हम तो सरकारी एम्प्लॉयज, हमारी तनख्वाह आनी चाहिए। तो ये जो किसान है जो कह रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज करिए, स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट पास करिए और इस एक्ट के थ्रू एक लीगल रिकॉग्निशन दीजिए इस बात को कि आगे आने वाले समय में हमें एमएसपी दिया जाएगा, एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा। जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल भी एमएसपी को इंस्टीट्यूशनलाइज या स्टैट्यूटरी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एमएसपी का रिजीम है ना, वो सेंटर की पॉकेट्स पे भारी पड़ता है। पहली बात तो इस एमएसपी के रिजीम को लेके यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज इंडिया को लगातार डब्ल्यूटीओ में घसीटती हैं। चलो खैर, उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर लेती है। और केवल अभी बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार भी काफी परेशान रही डब्ल्यूटीओ में इसको लेके। उसके बावजूद अब फार्मर्स चाह रहे हैं कि हमें हमेशा एमएसपी दिया जाए। तो देखिए, वो पॉसिबल नहीं है, वो कॉमर्शियल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। फार्म लॉस का इंप्लीमेंटेशन रोका जाए, ये कुछ हद तक सस्टेनेबल है, लेकिन आप एमएसपी राइम को स्टैट्यूटरी कर दो, वो देखिए उतना पॉसिबल है नहीं। फिर फार्मर्स के साथ
एक और बात को लेके यहाँ पे बहस चल रही है, वो कौन सी बात है? डीक्रिमिनलाइजिंग स्टबल बर्निंग एंड सेफ गार्डिंग पावर सब्सिडी। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो इन फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, और स्टबल बर्निंग, जो डंठल बचे होते हैं गेहूं और चावल के क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद, उनको जला के न्यूट्रलाइज किया जाता है। इन दोनों को लेके फार्मर्स और सरकार के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो गया था, हालांकि वो एग्रीमेंट भी अभी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि फार्म लॉस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी है, उसकी रिपोर्ट अभी ओपन में नहीं आई है। तो इसके लिए एम्पासे चालू है, ओवर एक डेडलॉक सा चालू है। ऐसा लग रहा है कि सरकार भी इंतजार कर रही है कि कभी ना कभी तो ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाएगा। फार्मर्स अपना अलग ही लगे हुए हैं, वो उनका प्रोटेस्ट बंद हो नहीं रहा। लखीमपुर खीरी जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते ही जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल सही नहीं है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, ऐसा सरकार बोल रही है। लेकिन सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे, इसका कोई बताया नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कि, मतलब ऑथर बोल रहा है कि एक्सपेडिटेड हियरिंग होनी चाहिए, पैनल रिकमेंडेशन सामने आने चाहिए, सरकार को फार्मर से बैठ के बात करनी चाहिए। इतनी तो बात हो चुकी है, इतनी बात के बावजूद मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, पता नहीं कभी सॉर्ट आउट होगा। तो ये हमने एक आर्टिकल देखा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। मिक्स्ड मैसेजिंग, द सेंटर सीम्स अनक्लियर अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस नीडेड फॉर नॉर्मलसी इन J&K। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की पहली विजिट हुई जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, और उस समय पे डाइल्यूट कर दिया गया आर्टिकल 370 को, स्पेशल स्टेटस चला गया जम्मू एंड कश्मीर का, और 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। ये आपको पता ही है, ठीक है। उस समय पे इमीडिएटली क्या हुआ था, तो 1 महीने में टेररिस्ट ने 11 सिविलियंस को मार दिया था। तो सरकार ने सोचा बहुत हुआ, इसको बाइफरकेट करो, ठीक है भाई। इफेक्टिवली देखा जाए तो जून 2018 से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कंट्रोल है हमारी केंद्र की सरकार का, ठीक है। अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं रहा है, तो उसको स्टेट बनाने की जो डिमांड है वो चालू है, बहुत क्वार्टर से डिमांड हो रही है। अमित शाह जी और मोदी जी ने बोल भी दिया है कि हमें स्टेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है वो आर्टिकल 370 वाला स्टेट नहीं होगा, वो बाकी स्टेट जैसे होगा, जैसे बिहार यूपी है। अब यहाँ पे जब दोबारा मिस्टर अमित शाह कश्मीर गए हैं, तो अपनी 3 दिन की विजिट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 2019 में जो हुआ, उसके बाद J&K में प्रोग्रेस बढ़ी है, J&K में टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है, J&K में डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डेवलपमेंटल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, टूरिस्ट इनफ्लो, शायद ये कश्मीर के लोगों को उतने पसंद नहीं आ रहे। कश्मीर के लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि ये तो हमारी वैल्यू है, पहली है, हम यहाँ पे आउटसाइडर्स को नहीं चाहते। और हमारी सरकार और बाकी लोगों का क्या मोड है कि भाई कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो कश्मीर को एक स्पेसिफिक आप वो क्यों दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक अटेंशन क्यों दे रहे हैं। तो कुल मिला के मिस्टर शाह ने यहाँ पे आके और भी कुछ बातें बोली हैं, जैसे बीच में इंटरनेट कट डाउन हुआ, बहुत सारे तरीके के सिक्योरिटी क्लैम डाउन हुए। तो शाह जी ने बोला कि भाई ये बेटर पिल्स थी, कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। फिर जम्मू में और कश्मीर में जो भी भाषण दिए वहाँ पे, उसमें अमित शाह जी ने बोला कि कैसे बीजेपी ने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, चलिए ठीक है, वो तो पॉलिटिशियंस बोलते ही हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा ही मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया अमित शाह जी ने कि 3 फैमिलीज, ये जो 3 पॉलिटिकल फैमिलीज हैं आपकी J&K की, आपको पता ही होगा, उन्होंने ओवरऑल J&K स्टेट को बर्बाद करके रख रखा था, उसको करप्ट करके रख रखा था, उसको हम ठीक कर रहे हैं। अब करप्शन था J&K में या नहीं था, लेकिन अगर आप ओवरऑल, ये ऑथर ऐसा बोल रहा है, ओवरऑल नेशनल एवरेज देखेंगे पोवर्टी का, तो वो है 21.92%, और J&K स्टेट का अगर आप पोवर्टी रेट देखेंगे तो वो 10.35% था। तो जितना मुझे इस आर्टिकल को पढ़ के समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑथर बड़े ही दबे शब्दों में केंद्र सरकार की बुराई कर रहा है, ठीक है। फिर ऑथर ये बात क्लियर कर रहा है कि भाई केंद्र की सरकार ने जैसे तैसे करके ऑटोनॉमी के क्वेश्चन को तो यहाँ पे शांति कर दिया है आर्टिकल 370 को हटा के, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं वो हमको पता है। फिर यहाँ पे जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो बाकी की जो कश्मीर की पार्टीज हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। वो बता रही है कि ये करप्शन करती हैं, ये लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। कुछ हद तक तो देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों के काम नहीं करती है, अपने लिए काम करती है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस प्रकार की स्थिति को बना के रखा है कि कभी भी कश्मीर पूरी तरीके से इंडिया के साथ इंटीग्रेट ना कर पाए। क्योंकि कश्मीर पूरी तरीके से इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर पाएगा तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पूछेगा। पॉलिटिशियंस का तो काम ही यही होता है, अलग अलग तरीके से बेवकूफ बनाओ। तो कम्युनलाइज कैसे करोगे, धर्म खतरे में है, तो धर्म खतरे में तो हमको वोट दो,
ठीक है ना। ये सबको पता है कि कोई धर्म खतरे में नहीं है, ओके। और अगर हर कोई इक्वल हो गया, हर कोई बराबर हो गया, तो फिर कल की डेट में पॉलिटिशियंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही समझदार हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिशियंस बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ बना के झांसा दे के उनको उल्लू बना के रखना चाहते हैं, ताकि लोग डर के इनको वोट दें, और इनकी दुकान चलती रही पॉलिटिक्स की। फिर यहाँ पे अमित शाह ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, बट हम कश्मीर के युद्ध के साथ बात करेंगे। अभी वो युद्ध के साथ कैसे बात करेंगे, इस बारे में कोई कॉन्क्रीट पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। फिर जून में प्रधानमंत्री मोदी जी जेएनके के पॉलिटिकल लीडर से मिले थे दिल्ली में, लेकिन उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग का कोई फॉलो अप नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अमित शाह जी के आने से पहले 700 लोगों को कश्मीर में डिटेन किया गया। वो हर इंसान जो किसी प्रकार की टेरर एक्टिविटी या किसी प्रकार के एजिटेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, उसको यहाँ पे विजिट किया गया है। तो कुल मिला के सेंटर की अप्रोच यहाँ पे बहुत ज्यादा वेलकमिंग होनी चाहिए। सेंटर बोल रहा है अप्रोच वेलकमिंग है हमारी, बट चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। उसकी एक वजह यह है कि जब तक कश्मीर की आवाम को यह लगेगा कि वो इंडिया से अलग है, तब तक चीजें देखिए सॉर्ट आउट होने वाली है नहीं। एक तो ये बात हो गई। कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज्यादा आइसोलेशनिस्ट रही है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर के, उन्होंने अपने लोगों को लगातार ये बोला है कि तुम इंडिया से अलग हो, ठीक है। अब एक बार को ये चीजें बंद होनी शुरू हुई हैं, एक यूनियन टेरिटरी में कश्मीर बदला है। देखते हैं आगे आने वाले समय में लोगों का सोचने का तरीका कैसे बदलता है। आगे बात करते हैं। आ रिमाइंडर दैट इंडिया स्टिल ट्रेल्स इन द हंगर फाइट। यहां पे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई और उसमें इंडिया को फिर से 116 कंट्रीज में 101 नंबर पे रखा गया। इंडिया के हालात बहुत खराब थे। 2020 में जब 107 कंट्रीज की रैंकिंग हुई थी, तब इंडिया था 94 नंबर पे, जब 116 में 101 नंबर पे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट निकली है, ये रिपोर्ट गलत है। गवर्नमेंट ने बोला है बहुत गलत तरीके से यहाँ पे काउंटिंग वगैरह की गई है। 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे यहाँ पे काउंटर की गई। एक तो अंडर नूरिशमेंट कितना है, जिसको आप बोलते हो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट, पीओयू कितना, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है 5 साल से कम के कितने बच्चे वेस्टिंग से गुजर रहे हैं, 5 साल से कम के कितने बच्चे स्टंटिंग से गुजर रहे हैं। वेस्टिंग स्टंटिंग क्या होता है, मैंने हजारों बार अब तक आपको बताया होगा। वेस्टिंग का मतलब है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कम है, और स्टंटिंग का मतलब है आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कम है। और चौथा फैक्टर है यहाँ पे कि कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 5 साल की कम की उम्र पे ही मर जाते हैं। इन 4 फैक्टर्स में जो पहला प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट वाला फैक्टर है, इसको वेटेज दिया गया है 1/3। चाइल्ड मोर्टेलिटी 5 साल से कम वाले को वेटेज दिया गया है 1/3, और बाकी स्टंटिंग और वेस्टिंग को वेटेज दिया गया 1/6 1/6। तो टोटल वेटेज कितना हो गया, 100% हो गया। और इन वेटेजेस के हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। भारत सरकार को यहाँ पे इनमें से कौन से वेटेज से प्रॉब्लम है? भारत सरकार को प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने में 2018-20 के टाइम पीरियड में इंडिया में प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट माना गया है 15.3%। इस बात पे भारत सरकार नाराज है। भारत सरकार बोल रही है ये गलत डाटा है, 15.3% आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। हमने इतने सारे फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स चलाए हैं, उनके बाद इतना प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे ऑथर बोल रहा है कि ऐसा है। एक्चुअली में भारत सरकार बोल रही कि पोलिंग के आधार पर चीजें की गई हैं। एक 4 क्वेश्चन ओपिनियन रखा गया सामने लोगों के, और टेलीफोनिकली गैलप के द्वारा ये पोल कंडक्ट करवाया गया, और इस पोल के द्वारा जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, उस रिस्पॉन्सेज के आधार पर ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट रिलीज की गई है। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है। ऑथर ने साफ साफ बोला है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, इसने यहां पे ये डाटा प्रोवाइड किया है 15.3% का। तो ये बोल देना कि भाई सिर्फ फोन के पोलिंग के आधार पर ये डाटा इकट्ठा किया गया है और यहां पे ग्राउंड लेवल पे कोई भी एस्टिमेट नहीं है, तो ये 15.3% का 2018-20 का जो डाटा आया है प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट का 15.3% का, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी वेटिंग के बाद पब्लिश किया। तो सिर्फ फोन के आधार पर डाटा इकट्ठा नहीं किया गया। फूड कंजम्पशन पैटर्न्स को यूनाइटेड नेशंस की और एफएओ की और भी बहुत सी एजेंसीज पूरी दुनिया में ट्रैक करती घुमा करती हैं, और वो इंडिया में भी ट्रैक करती हैं, और इंडिया में सालों की ट्रैकिंग के बाद ओवरऑल इस डाटा को इकट्ठा किया गया। ओके, तो यहां पे एरर एफएओ के डाटा में नहीं है,
यहाँ पे सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फूड और हंगर को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्किप करके इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को ही झूठा बताने लगो। ये यहाँ पे दीपा सिन्हा बोल रही है। मतलब दीपा सिन्हा का ये बोलना है कि जो रिपोर्ट निकल के आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ये रिपोर्ट सही है, सरकार यहाँ पे गलत है। सरकार बोल रही है कि रिपोर्ट गलत है, हम यहाँ पे सही हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये आप अपने इंडिविजुअल माइंड के हिसाब से सोचिए। फिर भाई इस इंडेक्स के अगर कुछ 4 सालों की रिपोर्ट को हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 को, 2006 को, 2012 को, 2012 को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 0 से लेके 100 तक के स्केल में मेजर किया जाता है। अगर ये 100 पे है मतलब बहुत ज्यादा हंगर है, एक्सट्रीम हंगर, और अगर ये 0 पे है मतलब बिल्कुल हंगर नहीं है। तो इंडिया का 2000 में जो स्कोर था, 2006 में जो स्कोर था वो था 37.4, और 2012 में कितना हो गया 28.8। मतलब 2006 से लेके 2012 में इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाया। 2012 में जो स्कोर था 28.8 वो 2021 में हो गया 27.5। तो इंप्रूवमेंट यहां पे भी है बट कंपैरेटिवली कम इंप्रूवमेंट है। फिर यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट का भी कुछ डाटा दे रखा है। 2016-18 की बात की जाए तो 2016 से 2018 के टाइम पीरियड में जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट, जो पहला फैक्टर है जीएचआई निकालने में, वो इंडिया के लिए आ चुका था 13.8% पे। लेकिन ये 2017-19 में पहुंच गया 14% पे, और 2018-20 में पहुंच गया 15.3% पे। मतलब 2016-18 के बाद 2017-19 में और 2018-20 में जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट है ना, वो बढ़ा है। हमारे यहाँ पे जो अंडर नूरिशमेंट की इंसिडेंस है वो यहाँ पे बढ़ी है, और कुछ हद तक ये रिजल्ट्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि 2019-20 में कंडक्ट करवाया गया था। अब सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है? सरकार बोल रही है कि कोरोना के आने के बाद हमने बहुत सारे प्लान्स चलाए हैं फूड सिक्योरिटी के, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये कोरोना से पहले से एग्जिस्ट करती थी। ये बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये लोग अक्सर कर फील्ड स्टडी कंडक्ट करते रहते हैं, और इन फील्ड स्टडीज में भी ये देखने को मिला है कि भाई ये जो अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, ये जो अंडर नूरिशमेंट है, ये इंडिया में बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ है। डेफिनेटली भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील जैसी बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, नो डाउट ये स्कीमें चलाई गई हैं, लेकिन इन स्कीमों के इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आई है, ये हम सबको पता है। और कोरोना के बाद इन स्कीमों के इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ ये भी हमको पता है। स्कूल खुले ही नहीं है, अब जाके स्कूल खुल रहे हैं। ओवरऑल इतना समय लग गया इन स्कीमों के बेनिफिट्स को पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो कुल मिला के फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ और इंडिया में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया में कोरोना की शुरुआत से ही पहले हंगर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, और कोरोना की शुरुआत के बाद हंगर के हालात और ज्यादा खराब हो गए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा का पूरा हिला हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो देश की 40% आबादी को कवर नहीं करता। जिनको कवर भी करता है उनको भी सही समय पे फूड ग्रेन्स मिले, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा। और सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस के बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे सरकार के लिए दीपा सिन्हा का एक संदेश है कि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कमियां निकालने की बजाय अपने कमियों को देखिए और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ये दीपा सिन्हा यहाँ पे बोल रही है। तो आप काफी हद तक कह सकते हो कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ फेस्टरिंग क्राइसिस इन पाक स्टेट। राजकिरण नाम के 30 साल के एक फिशरमैन की तमिलनाडु के कोस्टल पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट के थे, इनकी मृत्यु हो गई। पाक स्टेट में ये मृत्यु हुई है। ओके, और भी आप कह सकते हैं इस साल मृत्यु हुई, जैसे सैमसन डार्विन, ए मेसिया, वी नागराज, एस सेंथिल कुमार, ये रामनाथपुरम के थे, इनकी इस साल जनवरी में मृत्यु हुई थी। और ये 5वें हैं राजकिरण जिनकी पाक स्टेट में मृत्यु हुई है। 18 अक्टूबर को बोला गया कि इनकी जो वेसल थी वो श्रीलंकन नेवी के पेट्रोल वेसल से जाके टकरा गई और ओवरऑल डूब गई। राजकिरण के अलावा जो बाकी थे उनको श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट कर लिया। राजकिरण वॉज मिसिंग, पर इनकी बॉडी बाद में नेवी को मिली और ओवरऑल अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। श्रीलंकन नेवी के ऊपर तमिलनाडु के फिशरमैन एसोसिएशंस ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने टॉर्चर किया, राजकिरण को अटैक किया और फाइनली राजकिरण को यहां मार दिया गया। श्रीलंकन नेवी ने इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया है। उन्होंने बोला हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बोट टकरा गई थी और इस इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे राजकिरण की मृत्यु हुई। कुल मिला के हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि फिशरमैन मर रहे हैं,
क्यों मर रहे हैं? अपना ट्रेडिशनल काम करने के लिए मर रहे हैं। भाई फिश पकड़ना ही फिशरमैन का काम है और इस काम को करते वक्त वो मर रहे हैं। असल में होता यह है कि अननोइंगली इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को पास कर जाते हैं ये फिशरमैन। ये अगर इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो यहां है पाक स्टेट, बीच में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री होती है और बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां पे जो चौड़ापना है वो केवल 30 नॉटिकल माइल्स का है। तो ओनली 30 नॉटिकल माइल्स का जो ये जो स्ट्रेच है ना, यहां पे अक्सर कर आप देखोगे कि चीजें बहुत ज्यादा पतली, मतलब बहुत पतली स्ट्रेट है और बहुत गहरी स्ट्रेट नहीं है। तो आप कब श्रीलंका के वाटर्स में पहुंच जाओगे और श्रीलंका के फिशरमैन कब इंडियन वाटर्स में पहुंच जाएंगे, ये पता नहीं चलता है इन फिशरमैन को, ठीक है। और अक्सर कर श्रीलंका नेवी जो कि वहां पे पेट्रोलिंग कर रही होती है, वो इलीगल फिशिंग करते हुए इन इंडियन मछुआरों को पकड़ लेती है। तो जब यहां पे मौतें हुई थी जनवरी 2021 में, तब न्यू दिल्ली ने एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट रखा था कोलंबो के सामने कि भाई ये क्या हो रहा है, आपकी श्रीलंकन नेवी हमारे लोगों को मार रही है। लेकिन चीजें बिल्कुल भी सॉर्ट आउट होती नजर नहीं आ रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई एक्शन यहाँ पे दोनों साइड की तरफ से नहीं लिया गया। ओके, और ये प्रॉब्लम चालू है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी 2009 में। 2009 में जब श्रीलंका का सिविल वॉर बंद हुआ, जब तक सिविल वॉर चल रहा था तब तक श्रीलंका के मछुआरे ज्यादा मछली पकड़ने नहीं आ रहे थे और इंडिया के जो तमिलनाडु के मछुआरे थे वो मजे से मछलियां पकड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ, वैसे ही श्रीलंका का जो नॉर्दर्न टिप है जहां पे जाफना आता है, वहां से जो तमिल मछुआरे हैं श्रीलंका वाले, वो भी शिप फिशिंग करने निकले। श्रीलंका की नेवी भी थोड़ी एक्टिव हुई। अभी जब श्रीलंका की नेवी एक्टिव हुई तो उनको पता चला कि इंडिया के मछुआरे उनके वाटर्स में आके मछलियां पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनको अरेस्ट करना शुरू कर लिया। लेकिन इससे होता क्या है कि भाई वायलेंस हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। जान तो जाएगी ना भाई। श्रीलंका का जो स्टेट रिस्पांस है वो मिलिट्री और लीगल वन रिस्पांस है। श्रीलंका की सरकार ने साफ साफ अपनी नेवी को बोल दिया है कि तुम सीज की पेट्रोलिंग करो और जो भी इनक्रोचर है, जो भी फिशरमैन हमारे साइड पे आके मछली पकड़ रहा है, उसको पकड़ लो, अरेस्ट कर लो। ट्रॉलिंग हमारे साइड पे बैन होनी चाहिए। फॉरेन वेसल्स अगर कोई पकड़ा जाता है श्रीलंका नेवी के वाटर्स में तो उसके ऊपर स्टिफ फाइन लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के श्रीलंका का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत टफ है, ठीक है। तमिलनाडु के फिशरमैन कैसे फिशिंग करते हैं, तो देखिए तमिलनाडु के फिशरमैन की जो फिशिंग है ना वो थोड़ी अनसस्टेनेबल बताई भी जाती है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, इनमें ज्यादातर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो श्रीलंका की साइड पकड़े गए तो क्या होगा। जिनको अवेयरनेस है भी वो इतने मजबूर हैं, इतने गरीब हैं कि वो रिस्क लेने को तैयार हैं। उनको बता दिया जाता है कि इस पॉइंट के आगे मत जाना, बट वो गलती से उस पॉइंट के आगे पहुंच जाते हैं और श्रीलंका द्वारा पकड़े जाते हैं। फिर ये जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं ये बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग मेथड में क्या होता है कि बहुत ही बड़ा सा नेट जो कि पूरा का पूरा समुद्र की गहराइयों को छूता हुआ निकलता है, उस पर ट्रॉल करते हुए चलते हैं और बहुत सारा आप कह सकते हो प्रॉन्स, स्मॉल फिशेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे जो सी बेड है ना, वो सी बेड का नुकसान होता है और जब वो सी बेड डिस्ट्रॉय होगा तो फर्टाइल ग्राउंड्स नई मछलियों के लिए और प्रॉन्स के लिए नहीं बन पाएंगे। और जो श्रीलंका के साइड के वाटर्स हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि क्या है ना कि श्रीलंका के साइड ऑफ वाटर्स में ज्यादा ट्रॉलिंग हुई नहीं है, ज्यादा फिशिंग हुई नहीं है। और जो इंडियन साइड ऑफ वाटर्स हैं, ओशन है, वहां पे बहुत सालों से मछलियां पकड़ी जा रही हैं। तो इंडियन साइड ऑफ वाटर्स अब उतने फर्टाइल रहे नहीं है मछलियां पकड़ने में, प्रॉन्स वगैरह पकड़ने में। तो श्रीलंकन साइड ऑफ वाटर्स में जाने की कोशिश करते हैं ये मछुआरे, और जैसे ये श्रीलंकन साइड में पहुंचते हैं वैसे वहां पे श्रीलंकन नेवी इनको पकड़ लेती है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ऑब्वियसली बात है इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी सारी बातचीत भी चलाई गई है, लेकिन कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो नहीं पा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत चली है, फिशरी लीडर्स के बीच में बातचीत करी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा किसका है? सबसे ज्यादा फायदा उन एम्प्लॉयर्स का है जिनकी बोट होती है। ये एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि छोटे मोटे डेली वेज के जो फिशरमैन होते हैं उनको पैसा दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि जाओ मछलियां पकड़ के लाओ। ये लोग मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं, ज्यादातर केसेस में मछलियां पकड़ लाते हैं। तो जो फिशरमैन सबसे ज्यादा रिस्क लेके मछली पकड़ने जा रहा है उसको तो थोड़ा पैसा मिलता है, मेन प्रॉफिट कमाते हैं जो बोट के मालिक हैं। ओके, और इन बोट के मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु के फिशरमैन को वो जैसे तैसे करके किसी और काम की तरफ, किसी और टास्क की तरफ डाइवर्ट कर पाए, लेकिन वो एक्चुअली में डाइवर्ट कर नहीं पा रहे हैं। श्रीलंकन नेवी अपना काम कर रही है, ये तमिलनाडु के फिशरमैन अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और एंगल निकल के आ रहा है। अब ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं
और ये जो तमिलनाडु के तमिल्स हैं, जो कि दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। पहली बात तो श्रीलंकन तमिल्स का ये बोलना है कि श्रीलंका की नेवी इनके अगेंस्ट अत्याचार करती है। अभी भी सिविल वॉर के बाद इनको प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है, बट छोड़ो, वो एक अलग टॉपिक है। अगर इंडियन साइड ऑफ तमिल फिशरमैन जाके श्रीलंकन वाटर्स में मछलियां पकड़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली में श्रीलंकन साइड ऑफ तमिल फिशरमैन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली, सामने बैठ के बातचीत करनी चाहिए। श्रीलंकन साइड ऑफ फिशरमैन की जो फिश कैच है वो बहुत कम हो चुका है, अलग अलग वैरायटी ऑफ फिशेस जो उनके पास पकड़ में आती हैं वो काफी कम हो चुकी हैं। तो भाई भाई का यहाँ पे हक मान रहा है, कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट हैं, उनका साफ साफ बोलना है कि भाई तमिलनाडु के फिशरमैन तो हमेशा से इस इलाके में फिशिंग करते हैं, तो अब क्यों तुम रोक रहे हो? अब वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की एक्सेप्टेंस को मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे ओवरऑल निकल के आ रही है। लेकिन जब भी कभी जान जाती है तो जान जाने के बाद पॉलिटिक्स होने लगती है। आप इस पर्टिकुलर फोटो में देख सकते हैं कि जिसके घर में किसी एक इंसान की मृत्यु होती है वो बिल्कुल ही टूट जाता है। तो इस चीज को एक फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन देने की जरूरत है, बट कोई फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है। ओवरऑल दो कंट्रीज के बीच की बात है, कुछ फिशरमैन की जान के पीछे भारत सरकार अब श्रीलंका की सरकार से लड़ाई करने तो जाएगी नहीं। श्रीलंका के नेवी अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रही तो वो तो बोलेंगे कि हम तो जस्टिफाइड है, हम तो अपने इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे गरीब मछुआरों की जान जा रही है। बेस्ट तरीका क्या है? बस तरीका ये है कि इन गरीब मछुआरों को कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए। लेकिन लाइवलीहुड तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इंडिया की। अगर सबके पास लाइवलीहुड आ ही जाता तो फिर क्या ही बात थी, फिर क्यों ही क्राइम होते, क्यों ही परेशानियां होती, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता। लेकिन सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे चारों तरफ होता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।